हेलो एवरीवन, आपका अपनी चैनल एमपी एग्ज़ाम में स्वागत है। आज मेरे द्वारा एंशंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक हड़प्पा सभ्यता डिस्कस किया जाएगा, जो कि प्री और मेंस दोनों को कवर करता है। जो बच्चे प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो प्री के फैक्ट्स नोट करते जाइए, और जो बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मेरे साथ में कर सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो विदाउट कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, और एक वो जिन्होंने कोचिंग कर ली है लेकिन वो फिर से रिवाइज़ करना चाहते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको किसी भी टॉपिक की कम से कम 3 रीडिंग देना चाहिए। उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और हर एक बिंदु से दूसरे बिंदु का लिंक क्रिएट होता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले आप वीडियो को पूरा सुनिए, उसके बाद में फिर आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा जो पहली बार मेंस की तैयारी शुरू करता है, उसके मन में यही क्वेश्चन रहता है कि मेंस जब हम लिखते हैं तो एक यूनिट से कितने तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार का उसमें अंकों का डिवाइडेशन रहता है। तो बताना चाहूँगी, 3 अंकों के प्रश्न आएंगे जिनकी संख्या 3 रहेगी, 5 अंकों के 2 प्रश्न आएंगे और 11 अंक का 1 प्रश्न आएगा। एक यूनिट से 30 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 अंकीय प्रश्न को आपको एक पंक्ति में या लगभग 2 पंक्ति में लिखना होता है। लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक के रहते हैं, उसके लिए आपको लगभग 5 से 6 पंक्तियाँ दी जाती है, और दीर्घ उत्तरीय 11 अंकीय प्रश्न के लिए आपको लगभग 20 पंक्तियाँ दी जाती है। मेरे द्वारा जैसा कि आपको पहले के वीडियो में बताया गया था कि सबसे पहले आपको सिलेबस नोट करना चाहिए। आपका सिलेबस है हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, आपने ये नोट किया होगा। उसके बाद में आपको एंशंट हिस्ट्री के जितने भी लगभग हर टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको नोट करने चाहिए। वो मेरे द्वारा पहले के वीडियो में बताया गया था, आप उसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में आज हम हड़प्पा सभ्यता शुरू कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, वो मेरे द्वारा फिर से नोट किए गए हैं, तो आप भी इस तरह से ही नोट कर लीजिएगा। 2015 में मोहनजोदड़ो का बृहत स्नानागार आया था 5 अंकों में। 2017 में सिंधु घाटी के पतन पर टिप्पणी लिखिए, ये भी 5 अंकों में आया था। 2019 में हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए, ये 11 अंकों में पूछा गया था। 2020 में कोट दीजिए 3 अंकों में, बालाथल संस्कृति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये 5 अंकों में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस कथन के संबंध में आपका क्या मत है, ये 11 अंकों में पूछा गया था। 2021 में बृहत स्नानागार पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर बृहत स्नानागार जो कि एक पुरातत्व की विशेषताओं में गिना जाता है, इसी तरह से अन्य प्रश्न भी जो पूछे जाते हैं वो भी आपको मेरे द्वारा करवाए जाएंगे। जो बच्चे इस टॉपिक के नोट्स बना रहे हैं उन्हें कम से कम 50 पेजेस छोड़ने चाहिए। 50 पेजेस मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ से काउंट करके। मेरे द्वारा अति लघुत्तरीय प्रश्न 60 प्लस करवाए जाएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न 45 प्लस करवाए जाएंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 20 से अधिक करवाए जाएंगे। ये जो प्रश्न हैं ये हर तरह के प्रश्न मेरे द्वारा करवाए जाएंगे। कोई भी टॉपिक को एक कीवर्ड भी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने द्वारा ये सभी नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको 3 अंकीय प्रश्न नोट करने के लिए कम से कम 2 पेज छोड़ने चाहिए। उसी तरह से 5 अंकीय प्रश्नों को नोट करने के लिए भी 2 पेज आपको छोड़ने चाहिए। 2 पेज मतलब कि आगे और पीछे। उसी तरह से 5 अंकों में भी आगे और पीछे, और 11 अंक के लिए आप 1 पेज छोड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको 3 अंकीय प्रश्न जो है वो नोट करना चाहिए। पहला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, दूसरा है चार्ल्स मैनसन, तीसरा है ब्रंटन बधू, चौथा है अलेक्जेंडर कनिंघम, 5वां है जॉन मार्शल, 6ठा है राय बहादुर दयाराम साहनी, 7वां है राखलदास बनर्जी, 8वां है स्टुअर्ट पिगट। अभी सिर्फ इतने ही प्रश्न बताए गए हैं।
ये सभी लघुत्तरीय प्रश्न हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। 5 अंकों में ये कुछ कीवर्ड्स लिखे गए हैं, ये प्रश्न नहीं है। अभी मेरे द्वारा प्रश्न नोट करवाए जाएंगे। सबसे पहले आपने 3 अंक की जो प्रश्न नोट कर लिए, इन्हीं को डिस्कस किया जाएगा। अब 3 अंक की प्रश्न डिस्कस करते वक्त प्री के फैक्ट्स भी जो हैं ये बताए जाएंगे। प्री के फैक्ट्स को ही मेंस आंसर राइटिंग में हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है। जब एग्ज़ाम में 3 अंकीय प्रश्नों में इस तरह से लिखा आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तो आपको उसके बारे में कम से कम 3 फैक्ट्स जो है 2 लाइन में कवर करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे कि इसका कार्य क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, किसके समय में इसकी स्थापना हुई है, इसका मुख्यालय, जो कि अगर आप वहाँ पर टाइम रहता है तो आप लिख सकते हैं, वरना ये जो है ये प्री के फैक्ट्स हैं। जैसे कि भारतीय पुरातात्विक स्थलों की खोज, उत्खनन एवं संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। मतलब ये इसके कार्य है, खोज करना, उत्खनन करना, संरक्षण करना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी। किस समय हुई थी, किसके समय हुई थी? वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अधीन में आता है। तो ये सभी प्री के फैक्ट्स थे। आप इसे 3 मार्कर में इस तरह से नोट कर सकते हैं। 3 मार्कर में आप किस तरह से लिख सकते हैं? इसकी स्थापना सन 1861 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हुई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। और स्पेस बचती है तो इसका कार्य खोज, उत्खनन एवं संरक्षण का है। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले 3 अंकीय प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि दूसरा 3 अंकीय प्रश्न था चार्ल्स मैनसन, इसके बारे में 3 फैक्ट्स आपको लिखने चाहिए। थर्ड था ब्रंटन बधू, अगला है अलेक्जेंडर कनिंघम, अगला है सर जॉन मार्शल, अगला है राय बहादुर दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। इन सभी के बारे में आपको 3-3 फैक्ट्स लिखना चाहिए। ये 3 अंकीय है सभी प्रश्न। अगर 3 अंकों में आता है तो इनमें से कोई सा भी एक पूछा जा सकता है, या फिर 5 अंकों में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त लेख लिखिए। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये जो प्रश्न है ये सभी 3 अंकीय है और ये जो प्रश्न है ये 5 अंकीय है। अब इसे नोट किस तरह से करना है? जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तो सबसे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। उसके बाद में चार्ल्स मैनसन, उसी के बाद में ब्रंटन बधू, उसी के बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम, सर जॉन मार्शल, राय दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, इन सभी ने 1 बाय 1 अपना योगदान दिया था हड़प्पा सभ्यता की खोज में। आप इसी तरह से एक के बाद में एक याद रखिएगा। अगर खोज पर प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले चार्ल्स मैनसन की खोज, उसके बाद में ब्रंटन बधू का क्या योगदान था, अलेक्जेंडर कनिंघम का क्या योगदान था, इसी तरह से आपको 5 से 6 लाइनें लिखनी रहेगी। अगर 3 अंकीय आता है प्रश्न तो वो किस तरह से नोट करते हैं, चलो वो देखते हैं। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो रही थी, सबसे पहले 1826 में हड़प्पा के टीले की जानकारी चार्ल्स मैनसन ने दी थी। उनका ये मानना था कि ये जो टीला है इस स्थान पे 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य में युद्ध लड़ा गया था, और उसके बाद में इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो आपको इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर जो है 3 अंकीय ये नोट करना चाहिए। आपको पहली लाइन में लिखना चाहिए, सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा के टीले की जानकारी दी गई। इनका मानना क्या था? इनका मानना था कि इसी स्थान पर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य में युद्ध लड़ा गया था। ये वाला 3 अंकीय प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अगला 3 अंकीय प्रश्न है जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन। इन्हें ब्रंटन बधू के नाम से भी जाना जाता है। इनका क्या योगदान था? 1826 के बाद में 1856 ईस्वी में ब्रंटन बधू ने कराची से लाहौर तक रेल पटरियां बिछाए जाने हेतु इस पुरातात्विक टीले से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया था, जिससे पुरातात्विक साक्ष्यों को क्षति पहुंची थी। इन्हें टीला तो प्राप्त हुआ था, लेकिन इन्होंने टीले का प्रयोग किया था। वहाँ पे जो ईंटें थी उसका प्रयोग कराची से लेकर लाहौर तक रेल पटरियां बिछाने में किया था, जिससे वहाँ की अधिकांश जो ईंटें हैं उसका उपयोग कर लिया गया था और
जो हड़प्पा सभ्यता थी उनके साक्ष्यों को क्षति पहुंची थी। तो इसमें कीवर्ड है 1856 ईस्वी में ब्रंटन बधू ने कराची से लाहौर तक रेल पटरियाँ बिछाए जाने हेतु पुरातात्विक टीलों की से प्राप्त ईंटों का प्रयोग किया था। ये 3 अंकीय प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अगला 3 अंकीय प्रश्न है अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। 3 अंकीय प्रश्नों में या तो अलेक्जेंडर कनिंघम लिखा हुआ आएगा या तो फिर भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता लिखा हुआ आएगा। इसके अंदर हमें सबसे पहले इस तरह से लिखना होता है कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नींव इन्हीं के नेतृत्व में पड़ी थी, इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कहा जाता है। ये इस विभाग के प्रथम महानिर्देशक हुए। इस विभाग के मतलब कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ने 2 बार यात्रा की थी, 1853 ईस्वी में और 1872 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे उनके महत्व को समझा ही नहीं। उसे कहा कि ये विदेशी है और विदेशी मानकर मुंह मोड़ लिया। ये जो पूरी लैंग्वेज है ये एनसीईआरटी बेस्ड लैंग्वेज है, तो आपको इसी तरह से लिखना चाहिए। अब 3 अंकीय प्रश्न में हम इतना सारा नहीं लिख सकते हैं, हमें सिर्फ 2 लाइन मिलती है, तो हमें किस तरह से लिखना चाहिए। भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता द्वारा सन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नींव पड़ी थी। इनके द्वारा तो कोई योगदान नहीं दिया था और इसके पहले भी चार्ल्स मैनसन और ब्रंटन बधू जो थे उनके द्वारा भी हड़प्पा सभ्यता की खोज में कोई योगदान नहीं था। सिर्फ इनका इतना योगदान था कि 1826 में उस टीले पे जो कार्य हुआ था वो, 1856 में जो कार्य हुआ था वो, और 1861 में इनके द्वारा जो 2 बार इसी समय काल में जो यात्रा की गई थी उसके बारे में दिया गया। लेकिन हमें खोज में ये तीनों पॉइंट मेंशन करने होंगे। हमारे द्वारा 3 अंकीय प्रश्नों में चार्ल्स मैनसन, ब्रंटन बधू, अलेक्जेंडर कनिंघम ये कवर कर लिए गए हैं। अगला है जॉन मार्शल और उसका अगला है राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इसमें जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर जॉन मार्शल के बारे में 3 अंकीय प्रश्नों के उत्तर के रूप में आपको इस तरह से नोट करना होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 3य अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल थे। उनके निर्देशन में 2 महत्वपूर्ण जगह उनकी खोज हुई थी। पहला 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले की खोज की थी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की थी। ये निर्देशक थे, अध्यक्ष थे, तीसरे अध्यक्ष थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। उसके बाद में मार्शल ने एक लेख लिखा था, उसे 20 सितंबर 1924 को लंदन न्यूज़ में प्रकाशित किया था और दोनों स्थलों की खोज के बाद में ही इस सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक गिना गया था। अब प्री के फैक्ट्स क्या बनते हैं कि सर जॉन मार्शल का योगदान क्या था। इन्हीं के निर्देशन में कार्य किया गया था, जो कि 3य अध्यक्ष थे। इन्हीं के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीले की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक टीले की खोज की थी। अगला 3 अंकीय प्रश्न है राय बहादुर दयाराम साहनी। ये भी पुरातत्वविद थे। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। साथ में इन्होंने जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इनके ऊपर 3 अंकीय प्रश्न आ सकता है। उत्तर में हमें लिखना होता है कि सन 1921 में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा स्थल की खोज की। इनके अनुसार हड़प्पा संस्कृति का विकास जो है देशज संस्कृति से हुआ था और पतन जो है भूतात्विक परिवर्तन से हुआ है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसे एक्सकैवेशंस एट बेरात, ये इनकी बुक का नाम है। अब इसमें प्री के फैक्ट्स क्या क्या बनते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था, जो अभी का पाकिस्तान है। 1921 में इनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी।
और इनके द्वारा ये जो है ये आपको थ्योरी में लिखना होता है, ये प्री के फैक्ट्स में नहीं पूछा जाता है। अगला है राखलदास बनर्जी, ये भी एक पुरातत्वविद थे, ये बंगाल प्रेसिडेंसी से थे। अब 3 अंक के प्रश्नों के उत्तर के रूप में आपको लिखना होता है सन 1922 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु नदी के दाएं तट पर, पहला क्या था बाएं तट पर और अभी है दाएं तट पर, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इस खोज के पश्चात हड़प्पा सभ्यता को प्राचीनतम संस्कृति बताया गया। इसका ये पॉइंट इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है क्योंकि जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तब तक ये पता नहीं चला था कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही ज़्यादा प्राचीनतम संस्कृति है, लेकिन जब मोहनजोदड़ो की खोज हो गई थी तभी हड़प्पा सभ्यता को प्राचीन संस्कृति का टैग मिला था। इनके द्वारा भी एक बुक लिखी है, इस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ बंगाली स्क्रिप्ट। अब आप इसे 3 अंकीय में किस तरह से लिख सकते हैं। सन 1922 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। अगर उसमें आप जगह बचती तो आप बुक का नाम लिख सकते हैं। अगला है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को विस्तृत राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। आप ये इसे एक लाइन में लिख सकते हैं। हमारे द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, चार्ल्स मेंशन, ब्रेंटन बधू, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी और स्टुअर्ट पिगट, इन सभी प्रश्नों को 3 अंकीय में देखा गया है और एक 5 अंकीय प्रश्न किया गया है जो कि ये खोज से संबंधित किस तरह से जो प्रश्न पूछा जाता है वो भी मेरे द्वारा नोट कराया गया है। अब अगला हम क्वेश्चन करेंगे, 5 अंकीय प्रश्न करेंगे और उसके साथ साथ 3 अंकीय प्रश्न भी हम करेंगे क्योंकि वो उसी से रिलेटेड होंगे तो आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएंगे। अगला कीवर्ड है नामकरण। इसे किस तरह से लिखा जाएगा। ये हमारा दूसरे नंबर का 5 अंकीय प्रश्न है। इसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नामकरण पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ये 5 अंकीय है। या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ये सभी 3 अंकीय प्रश्न हैं। या तो ये पूछा जाएगा तो ये 5 अंकों में पूछा जाएगा, या तो फिर ये एक एक कीवर्ड देके दिया जाएगा तो आपको 3 अंकों में लिखना रहेगा। 3 अंकों के हिसाब से ही इन्हें यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर 5 अंकों में आता है तो ये 5 पॉइंट है। आप इसे एक एक डेढ़ लाइन में लिख सकते हैं। आपको सिर्फ वहाँ पे कीवर्ड ही लिखने रहेंगे। अगर 3 अंकीय प्रश्न आता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपको उसके अंदर लिखना होता है कि सर जॉन मार्शल ने ये नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों? हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थलों की खोज सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे हुई थी, इसलिए सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहा था। प्री के फैक्ट्स भी हैं कि किसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला 3 अंकीय है सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये नाम किस तरह से पड़ा? हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का सर्वाधिक लगभग 80% संकेंद्रण घग्गर हाकरा जो ये लिखा रहता है, इसका मतलब है प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे था। तो इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता का नाम एक सिंधु सरस्वती सभ्यता भी रखा गया है। प्रथम नगरीय सभ्यता, ये अगला 3 अंकीय प्रश्न है। प्रथम नगरीय सभ्यता, गार्डन चाइल्ड ने प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीय क्रांति कहा। अब ये भी दिया जा सकता है 3 अंकों में कि प्रथम नगरीय क्रांति ये, या तो फिर प्रथम नगरीय सभ्यता ये लिखा रहता है। तो हमें सिर्फ यही लिखना होता है कि गार्डन चाइल्ड ने प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहा है। अगला 3 अंकीय प्रश्न है कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कांस्य का उपयोग किया था, इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अब कांस्य ये किस तरह से बना था ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। कैसे? कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने तांबे और टीन का उपयोग करके कांस्य का निर्माण किया था। सर्वप्रथम कांस्य के उपयोग के कारण ही हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला 3 अंकीय है हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सभ्यता को अभी भी हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है, मतलब प्रचलित ज़्यादा जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है, क्यों? ये सर्वाधिक मान्य मत है, क्योंकि इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी। हड़प्पा नामक स्थल की सबसे पहले खोज होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हड़प्पा सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। आदि ऐतिहासिक का मतलब होता है कि लिपि का तो ज्ञान है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। हमारे द्वारा नामकरण जो कि 5 अंकीय प्रश्न है वो भी पूरा किया गया है। अगला प्रश्न भौगोलिक विस्तार, इससे संबंधित रहेगा, जिसे हमारे द्वारा डिस्कस किया जाएगा। भौगोलिक विस्तार से संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछते हैं, ये 5 अंकीय प्रश्न है जो कि तीसरे क्रमांक का है। आप इसे लिख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार का विवरण दीजिए। विवरण दीजिए, टिप्पणी कीजिए, लेख लिखिए, स्पष्ट कीजिए, इस तरह से लिखा रहता है। तो हमें भौगोलिक विस्तार के बारे में ही लिखना होता है। इस प्रश्न को समझने के पहले आपको हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, ये मैप, इसे आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है 3 देशों में था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफ़गानिस्तान में हमें 2 ही स्थल मिले हैं, मुंडीगाप और शोर्तगोई। पाकिस्तान में हमें 475 स्थल मिले हैं। ये कहाँ पर मिले हैं? ये हमें मुख्यतः 3 प्रांतों में मिले हैं, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत। ये तीनों प्रांत पाकिस्तान के हैं। अफ़गानिस्तान का एरिया यहाँ से लगता है। और भारत में हमने 975 स्थलों की खोज की है। अब क्या हमें इतने सारे स्थलों को पढ़ना होगा इसमें? नहीं। इसे हम किस तरह से नोट करेंगे वो भी आप देखिएगा। सबसे पहले आप ये जो डायग्राम है इस तरह का भारत के मैप लेकर बनाइएगा। अफ़गानिस्तान प्रांत में 2 स्थल की खोज हुई है, मुंडीगाप और शोर्तगोई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, डेरा इस्माइल खां, जलीलपुर, मुख्यतः इन स्थलों को समझा जाता है। अगला जो है सिंध प्रांत है, जिसमें मुख्यतः मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कोट दीजी, जो कि एग्ज़ाम में आया भी है। मोहनजोदड़ो का स्नानागार पूछा गया है। आमरी, जो कि अभी करंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अल्लाहदीनो ये। और बलूचिस्तान में ये कुछ बंदरगाह स्थल हैं, ये आपको नोट करना चाहिए। जब हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह पूछे जाएंगे तो उसमें आपको यहाँ पे ये वाले आंसर करने होंगे। इसमें है सूतकांगेडोर, सूतकाकोह, बालाकोट, डाबरकोट। ये जो है ये कच्छ की खाड़ी है और ये जो है ये खंबात की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी जो कि गुजरात के समीप है, वहाँ पे क्या क्या स्थल मिले हैं उसका नाम है सुरकोटड़ा, धोलावीरा, देसलपुर। खंबात की खाड़ी में जो मिले हैं उसका नाम है लोथल, रंगपुर, भगवत राव और कुंतासी। इसमें से लोथल जो है ये सबसे प्रमुख बंदरगाह स्थल था। देमाबाद जो कि दक्षिणी सीमा है हड़प्पा सभ्यता की, आलमगीरपुर जो कि पूर्वी सीमा है हड़प्पा सभ्यता की, सूतकांगेडोर जो कि पश्चिमी सीमा है हड़प्पा सभ्यता की, और मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये उत्तरी सीमा है। यहाँ पे नदियाँ भी बहती हैं, उनका भी हमें जिक्र करना होगा। इसका आकार जो है ये त्रिकोणीय है। अगर आप इसे इस तरह से बनाते हैं तो ये त्रिकोण बनेगा। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो त्रिकोणीय है। उसके बाद में कालीबंगा जो है ये राजस्थान में मिला एक स्थल है। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, कुणाल, सिसवल और मीताथल, ये स्थान जो है ये प्रमुख है। पंजाब में रोपड़ और संघोल ये 2 इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में तो मांडा ये मुख्य है। अभी जो करंट में सनोली संस्कृति, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो कि करंट का मुद्दा है। तो आपको इसके बारे में 3 पॉइंट्स नोट करने होंगे। स्वतंत्रता के बाद में सबसे ज़्यादा स्थल जो है गुजरात में खोजे गए थे और सबसे पहले जो खुदाई हुई थी स्वतंत्रता के पश्चात वो हरियाणा में हुई थी और जो खोजा गया स्थल था वो था रोपड़। जो भी हमारे द्वारा डिस्कस किया गया है उसी को हम
थ्योरी में किस तरह से लिखेंगे, ये जो प्रश्न है ये 5 अंक की है, तो हमें 5 अंकों में ही 5 लाइनों में ही जो आंसर देना होगा। तो ये जो आंसर है थोड़ा डिटेल में बताया गया है समझाने के लिए, लेकिन जब आप लिखेंगे तो इसी में सिर्फ कीवर्ड्स लिखेंगे। कीवर्ड्स में क्या, क्षेत्रफल लिखना होगा, जो कि लिखना ही होगा, आकार लिखना होगा जो कि त्रिभुजाकार है, उसमें आप छोटा सा एक डायग्राम मेरे द्वारा बनाया गया है वो भी आप लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए कि इस सभ्यता का जो विस्तार है या फिर भौगोलिक विस्तार जो है 3 देश में है। कौन कौन से देश हैं वो, अफगानिस्तान में 2 स्थलों की खोज हुई है जो कि मुंडीगाक और शोरतगोई है। पाकिस्तान में 475 स्थलों की खोज हुई है जो कि मुख्यतः 3 प्रांतों में संकेंद्रित है। पहला है पंजाब प्रांत, दूसरा है सिंध प्रांत, तीसरा है बलूचिस्तान प्रांत। भारत में 975 स्थलों की खोज की गई है। अब अगर आप इतना डिटेल में नहीं भी लिखते हैं तो ये आप अपने समझने के लिए लिखिए, बाकी पहली लाइन आपको लिखना चाहिए। दूसरी लाइन में आपको लिखना चाहिए इस सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जो पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण में 1400 किलोमीटर तक विस्तृत था। किस तरह से, पूर्व से पश्चिम में 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण में 1400 किलोमीटर। अब इसका आकार के बारे में आपको लिखना चाहिए, इसका आकार त्रिभुजाकार था, जिसका विस्तार, अब इसका विस्तार कहाँ से है, तो ये आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी पर है उत्तर प्रदेश में, इसका विस्तार आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से सुतकांगेडोर जो कि दाशक नदी पर है तक था, तथा उत्तर में मांडा जो कि चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में, से दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी तक था। इन सभी में नदियों के नाम इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल नदियों के किनारे ही स्थित थे। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। अगला 5 अंकीय प्रश्नों में हम काल निर्धारण पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। काल निर्धारण पे इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण पर संक्षिप्त लेख लिखिए। मतलब किस तरह से काल निर्धारण हुआ, ऐसे ही समय नहीं उसका निर्धारित हो गया था, उसके पहले भी कई इतिहासकारों में मतभेद थे। वो मतभेद क्या थे और सर्वाधिक मान्य मत क्या माना गया। तो सबसे पहले जॉन मार्शल ने, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में सारा कार्य हुआ था, तो काल निर्धारण में भी उनका योगदान दिया गया है और एक तिथि बताई गई है। सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने 1931 में हड़प्पा सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित की है, मतलब इन्होंने ही निर्धारित की थी। और फिर जब रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा जांच की, जो कि 50,000 वर्ष तक के जो जीवाश्म रहते हैं उनकी आयु उसके द्वारा पता लगाई जाती है। एक विधि और रहती है यूरेनियम डेटिंग पद्धति। इसका प्रयोग तब करते हैं जब जीवाश्मों की आयु 50,000 वर्ष से ज़्यादा होती है। तो सेकंड पॉइंट हमें लिखना चाहिए कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। लेकिन ये तो जो मत है ये शुरुआत में माने गए थे, लेकिन हड़प्पा स्थल के काल निर्धारण के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद थे। अब क्या मतभेद थे कि कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं जैसे कि जॉन मार्शल, उन्होंने 3250 2750 लिखा था। कार्बन डेटिंग पद्धति 2350 1750 ईसा पूर्व लिखा है। आर.एस. शर्मा ने 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व ये जो है बताया है। अब ये तीनों ही, इसके अलावा भी बहुत सारे इतिहासकारों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन हमें सिर्फ 5 अंकों का प्रश्न तैयार करना है, तो उसमें हमारे द्वारा शुरुआत में कुछ जानकारी या तो फिर हम यहीं से भी जो है शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में आपको उसको पूरे आंसर को समेटते हुए लिखना चाहिए कि उपयुक्त जितने भी मत दिए हैं उन सभी मतों में सर्वाधिक मान्य मत ये है कि परिपक्व अर्थात विकसित हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक रहा। ये वाला जो मत है किसके द्वारा दिया गया था, आर.एस. शर्मा के द्वारा दिया गया था। अब प्री का पेट से ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या है, उसमें ये तीनों अगर दे देते हैं तो आप किस पर टिक करेंगे, 2500 से 1800 ईसा पूर्व तक के जो मत है वो मान्य है। ये एनसीईआरटी में भी दिया है। अब इसी प्रश्न को एक और तरह से जो है पूछ सकते हैं। वो प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि हड़प्पा कालीन स्थलों को 3 कालों में विभाजित करें और उदाहरण सहित समझाइए।
इस तरह से प्रश्न आता है तो आपको ये वाला काल निर्धारण नहीं लिखते हुए दूसरे तरह से काल निर्धारण लिखना चाहिए। आपको इस तरह से आंसर लिखना चाहिए कि प्राक हड़प्पा, मतलब प्राक मतलब होता है पूर्व हड़प्पाई, जिसका समय है 3500 से 2500 ईसा पूर्व। अब इसके अंतर्गत जो स्थल खोजे गए हैं वो है मुंडीगाग, जो कि अफगानिस्तान में है, आमरी, कोट दीजी, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, ये सब भी पूर्व हड़प्पाई स्थल है। पूर्व हड़प्पाई मतलब कि जब हड़प्पा विकसित अपनी परिपक्व अवस्था में नहीं थी, उसके पहले भी ये जो है ग्रामीण अवस्था में स्थित थे स्थल। उसके बाद में हड़प्पा कालीन या परिपक्व हड़प्पा, इसका जो समय सीमा है जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, वही हड़प्पा सभ्यता, उसी का काल लिखना है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। इस समय के जो स्थल है वो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर, लोथल और धोलावीरा। ये बहुत ही ज़्यादा मुख्य बिंदु बन जाते हैं क्योंकि 3 अंकों में ये पूछे जा सकते हैं। अब अगला जो है वो है हड़प्पा उत्तर हड़प्पा या हड़प्पोत्तर स्थल, ये भी लिखा रहता है। तो आपको इसका जो समय सीमा है वो याद होनी चाहिए। 1800 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक का जो समय सीमा है वो उत्तर हड़प्पा की है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो गया था उसके बाद में भी कुछ स्थल जो शेष रह गए थे, जैसे कि गुजरात में स्थित था रोजदी और रंगपुर, ये परिपक्व हड़प्पा के बाद के स्थल हैं। अब ऐसे कौन कौन से स्थल हैं जो तीनों ही काल में विद्यमान थे? एक था सुरकोटड़ा, धोलावीरा, राखीगढ़ और मांडा। ये जो तीनों कालों में ही ये स्थल जो है बने रहे थे। अब 2 तरह से क्यों बताया गया है? पहले जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो अलग था, उसमें ये लिखा था कि हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो उसमें आपको काल किस तरह से निर्धारित किया, उसमें कम से कम आपको 3 इतिहासकारों का मत जो था वो बताना था। लेकिन इसमें जो है वो लैंग्वेज चेंज हुई, ये भी 3 कालों के बारे में ही पूछ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है हड़प्पा कालीन स्थलों को 3 कालों में विभाजित करें। अब हड़प्पा कालीन स्थल ये है, अब हड़प्पा कालीन स्थल में 3 तरह से किस तरह से बनेगा? पाक हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा, मतलब जब हड़प्पा विकसित अवस्था में नहीं था उसके पहले ग्रामीण अवस्था में था, और उसके बाद में जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था तो उत्तर हड़प्पा में कौन कौन से स्थल थे वो जो है यहाँ पे लिखना चाहिए। तो ये जो है ये भी 5 अंक की प्रश्न ही है, आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे? ये जो प्रश्न है ये कीवर्ड है निर्माता कौन है। अब इसमें ये लिखा आ रह सकता है संक्षेप में बताइए, टिप्पणी कीजिए, लेख लिखिए, प्रकाश डालिए। किसी भी तरह से अगर 5 अंकों में आता है तो उसे किस तरह से लिखते हैं वो मेरे द्वारा बताया जाएगा। अब निर्माता कौन है, मतलब ये जब हड़प्पा सभ्यता विकसित हो रही है तो वो भारत के पश्चिमोत्तर स्थल में जो है ये हो रही है, मतलब इतने एरिया में हो रही है। तो यहाँ पर ही क्यों हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? अब इसके निर्माता कौन है? तो कुछ कहते हैं कि ये जो मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है उसके पास में जो अल्पाइन पर्वत है वहाँ से, आल्प्स पर्वत है वहाँ से आए हैं। और कुछ का कहना था कि ये अल्पाइन है, कुछ का कहना था ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, कुछ का कहना है ये मंगोलिया से आए हैं तो मंगोलाइड हैं। इस तरह से अलग अलग प्रजाति के निर्माता होने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन उसमें सर्वाधिक मत मान्य क्या है उसे हमारे द्वारा किस तरह से लिखा जाएगा, चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, संक्षेप में वर्णन कीजिए, टिप्पणी कीजिए, लेख लिखिए या प्रकाश डालिए। लेकिन निर्माता कौन है अगर ये लिखा हुआ आता है तो आपको किस तरह से लिखना चाहिए? हमें इस तरह से नोट करना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के जीवाश्म में विभिन्न मानव प्रजातियों के अवशेष मिले हैं। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो वहाँ पे जीवाश्मों के अवशेष मिले हैं। तो जब इन प्राप्त साक्ष्यों से 4 प्रजातियों के निर्माता होने की संभावना है। अब वो 4 प्रजातियाँ क्या क्या थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। अब ये 4 प्रजातियाँ तो वहाँ पे मिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में भूमध्य सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। तो किस तरह से लिखना है? मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, क्योंकि ये सिंधु क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली प्रजाति थी। इसलिए सर्वाधिक मान्य मत ये है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। और कुछ और भी विद्वान हैं जिनके द्वारा अपना अपना मत प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि इसके जो निर्माता है वो आर्य थे, लेकिन हमें पता है कि आर्य जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात आए थे। मेरे द्वारा जो वीडियो है हड़प्पा सभ्यता की डाली गई है, अगर आप उसे अच्छे से देखते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन जो मेरे द्वारा बताया गया है वो आंखों के सामने चलता हुआ नज़र आएगा कि हाँ यही है, इस तरह से ही जो हड़प्पा सभ्यता में सभी चीज़ों जो कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं वो किस तरह से यूज़ हुए हैं सब दिख जाएगा। अगला है गार्डन चाइल्ड, उनका कहना था कि इसके निर्माता सुमेरियन जो मेसोपोटामिया के निवासी थे उसे सुमेरियन कहा जाता है। राखलदास बनर्जी का कहना था कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता है वो द्रविड़ थे मतलब कि ये जो हमारा भारत है तो यहाँ पे दक्षिणी इलाके के लोग जो है इन्होंने यहीं पे आके सभ्यता विकसित की थी। और अगला है मार्टिमर व्हीलर, उनका कहना था कि दास एवं दस्यु इनके निर्माता थे, लेकिन सर्वाधिक मान्य मत ये है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, क्योंकि सिंधु क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीवाश्मों में भूमध्य सागरीय अवशेष पाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें इस तरह से लिखना होगा। अगला जो प्रश्न है वो नगर नियोजन पर बनता है। नगर नियोजन पर जो प्रश्न बनते हैं वो भी 2-3 तरह से बनते हैं, लेकिन आपको लिखना एक ही मैटर होता है। नगरीय विशेषताएं अगर पूछा जाता है तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके किस तरह से लिखना होता है वो मेरे द्वारा बताया जाएगा। जल निकासी प्रणाली, जो जल निकासी प्रणाली है ये 5 अंक 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। नगरीय विशेषताएं ये भी 5 अंकों में और 11 अंकों में पूछा जा सकता है। नगर नियोजन ये भी 5 अंक और 11 अंकों में पूछा जा सकता है। तो मेरे द्वारा अगले क्वेश्चन नोट करवाए जाएंगे जिसे आप 5 अंकीय और 11 अंकीय में लिखिएगा। पाँच अंकीय प्रश्नों में जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो इस तरह है। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए की जगह लेख लिखिए, प्रकाश डालिए, टिप्पणी कीजिए, ये भी आ सकता है। नगर नियोजन ये जो प्रश्न है ये 5 अंक और 11 अंक दोनों में पूछा जा सकता है, तो हम इसे 11 अंक के हिसाब से करेंगे। 5 अंक में किस तरह से लिखना है, उसमें 5 लाइन लिखनी होती है, जो कि मुख्य बिंदु पहली जो लाइन होती है 5 बिंदुओं को उठाकर आपको लिखना होगा। इसी में 7वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की नगरीय विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नगरीय विशेषताएं नगर नियोजन की जो विशेषताएं हैं उसी को लिखना होता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 7वां है। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8वां, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। ये वाला जो प्रश्न है ये 5 अंकों में पूछा जाएगा, 11 अंक में इसे नहीं पूछा जा सकता है। तो किस तरह से हमें आंसर लिखना होता है, चलिए देखते हैं। 11 अंकीय प्रश्न जब शुरू करते हैं तो उसमें विश्लेषण कीजिए, विस्तार से बताइए, इस तरह से लिखा होता है। तो सबसे पहले हमें उसका इंट्रो देना होता है। 5 अंकीय प्रश्नों में हम इंट्रो नहीं देते हैं। तो 11 अंकीय प्रश्न में इस तरह से लिखना होता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका व्यवस्थित एवं सुनियोजित नगरीकरण था। यहाँ पर जो व्यवस्थित एवं सुनियोजित नगरीकरण था ये की पॉइंट है। मतलब आप इसमें कम ज़्यादा शब्द कर सकते हैं, लेकिन आपको ये लिखना चाहिए। इसकी नगरीय विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। अब क्या क्या नगरीय विशेषताएं हैं, जैसे कि आपको सब वहाँ पे अगर आप डायग्राम बना सकते हैं 11 अंक में, तो आप अगर ये लिख देते हैं तो एग्जामिनर ये सोचता है कि हाँ इसने पढ़ा है, इसे आता है। अगर कुछ आप कम भी कर देते हैं कुछ लाइनें तो भी आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। तो पहला है नगर, हड़प्पा सभ्यता के नगर की व्यवस्था किस तरह से थी, भवन किस तरह से निर्मित किए गए थे, सड़कों का आकार किस तरह से बनाया गया था, जल निकासी प्रणाली किस तरह से बनाई गई थी, सफाई और रोशनी की क्या व्यवस्था थी, और कुएं निर्मित किए जाते थे तो किस तरह से निर्मित किए जाते थे। ये 6 पॉइंट्स जो है नगर नियोजन में लिखना चाहिए। नगर नियोजन जो हमारा प्रश्न लिखा गया था उसमें आपको लिखना चाहिए नगरीय विशेषताएं। तो यही है सुव्यवस्थित नगरीकरण, भवन में पक्की ईंटों का प्रयोग करना, सड़क, शतरंज
की तरह बिछी होना, जल निकासी प्रणाली मतलब कि नालियाँ, जो कि खुद एक 5 अंकी प्रश्न है। तो इसे किस तरह से लिखते हैं? सफाई और रोशनी के लिए दीप स्तंभ जो है कुछ कुछ दूरी पे स्थापित किए जाते थे। कुएं जो कि ईंटों के बने होते थे, गोलाकार होते थे, इन सभी के बारे में हमें डिटेल में लिखना रहता है। तो यही सब हम विशेषताओं में लिखते हैं। जल निकासी प्रणाली ये 5 अंकों में लिखा जाएगा। एक नगर जो है ये भी 5 अंकों में पूछा जा सकता है। भवन और सड़क ये भी 5-5 अंकों का महत्व रखते हैं, लेकिन इन सभी को 5-5 अंकों में तो मेरे द्वारा लिखाया जाएगा, लेकिन 11 अंकों में हम सिर्फ 2 लाइन या 3 लाइन ही लिख सकते हैं। तो 6 पॉइंट्स हैं, उसके 3-3, 4-4 लाइन लिखेंगे तो आपके 2 पेज आगे पीछे दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। 5 अंक की अगर प्रश्न आता है तो हमें कभी भी डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, जगह कम हो जाती है। लेकिन 11 अंकों में हमारे पास में स्पेस अच्छी रहती है, तो हमें छोटा सा एक डायग्राम बना देना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मेरे द्वारा बनाया गया है। नगर आता है तो नगर जो है 2 भागों में विभाजित रहते थे, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दुर्ग जो रहता था वो पश्चिमी टीला रहता था और निचला शहर या नगर जो रहता था वो पूर्वी टीला रहता था। यहाँ पे जो है आम जनता जो निवास करती थी, लेकिन दुर्ग में शासक वर्ग जो है निवास करते थे। तो आइए इसे किस तरह से लिखते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर नगर, पहला पॉइंट के अंदर नगर, इसमें हमें क्या लिखना चाहिए? इस सभ्यता के नगर प्रायः 2 भागों में विभाजित थे। पश्चिमी टीला, जिसे दुर्ग टीला भी कहते हैं, जहाँ शासक वर्ग निवास करते थे, तथा पूर्वी टीला आवास क्षेत्र, ये पूर्वी टीला है जहाँ पे सामान्य नागरिक रहते थे। अगला पॉइंट है सामान्यतः पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब कुछ स्थल मिले हैं तो उसमें रक्षा प्राचीर है, कुछ में नहीं है। किसी में जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित है और किसी में एक भी रक्षा प्राचीर नहीं है। तो इन्हीं रक्षा प्राचीर, ये जो मुख्य बिंदु है, कीवर्ड है, इसी के द्वारा स्थलों में विभिन्नता बताई गई है। तो अगला बिंदु है सामान्यतः पश्चिमी टीला रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला नहीं, मतलब वहाँ पे आम जनता रहती है तो उन्हें सुरक्षा प्राचीर की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें कुछ अपवाद भी देखे गए हैं। अब आपको अपवाद भी वहाँ पे लिखना चाहिए। किस तरह से? कि कालीबंगा में दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। अगर यहाँ पे दुर्ग है और ये अगर नगर है तो दोनों में ही रक्षा प्राचीर होती थी। इसी में अगला अपवाद है धोलावीरा। धोलावीरा का जो नगर है 3 भागों में विभाजित रहता था। ये जो विशेषता है सिर्फ धोलावीरा में ही पाई गई है। चौदड़ो दुर्गीकृत नहीं था, मतलब इसमें दुर्ग ही नहीं पाया गया है। सभी लोग, जनता, शासक सभी एक ही जगह रहते थे, दुर्गीकृत नहीं था। लोथल और सुरकोटड़ा जो कि एक महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल है। अब बंदरगाह महत्वपूर्ण है तो पूरा का पूरा क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। तो ये 4 जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं ये प्री के फैक्ट्स हैं। प्री के फैक्ट्स ही हमने अपवाद में लिखे हैं। कालीबंगा, धोलावीरा, चौदड़ो, लोथल तथा सुरकोटड़ा, ये जो 4 पॉइंट हैं ये प्री के फैक्ट्स हैं। अगला पॉइंट है भवन। इसे भी 5 अंकों में किस तरह से लिखते हैं वो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर 3 अंकों में आता है तो भी इसके आप 1 या 2 या 3 लाइनों के जो मुख्य बिंदु है वो आप लिख सकते हैं। 5 अंकों में आता है तो कोई भी 5 लाइनें लिख सकते हैं। किस तरह से लिखना है कि इस सभ्यता के भवन प्रायः 2 मंजिला होते थे, एक ऊपर बना होता था और एक नीचे बना होता था, जिसमें नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। आप अगर आज भी अगर गांव में जाते हैं तो वहाँ पे इसी तरह के जो है ये घर बने मिलते हैं। तो उसी को देखकर आप ये सोचिएगा कि भवन हड़प्पा सभ्यता के जैसे ही हैं। भवनों के स्तंभ प्रायः वर्गाकार होते थे। अब यहाँ पे जो आसपास स्तंभ लगे होते थे ये वर्गाकार होते थे। जो फर्श रहता था वो प्रायः कच्चा होता था। जैसे आज के जो गांव, मतलब कुछ जो गांव हैं वहाँ पे आज भी इस तरह के मकान पाए जाते हैं। उनका जो फर्श होता है वो कच्चा रहता है, गारे मिट्टी से लिपे रहते हैं। इसी तरह से अगला है, अब फर्श तो कच्चा रहता था लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि कालीबंगा का जो फर्श है वो अलंकृत ईंटों से बना हुआ था। ये एक अपवाद है और ये एक प्री का फैक्ट भी है कि किस स्थल का जो फर्श है वो अलंकृत ईंटें पाई गई हैं वहाँ पर, वो है कालीबंगा। इस सभ्यता के घरों में प्रायः स्नानागार, शौचालय और रसोई घर का निर्माण किया जाता था।
भवनों में जो ये जहाँ पे जो ईंटें लगाई जाती थी ये पक्की ईंट होती थी। पक्की ईंट होने का मतलब ये है कि इन्हें धूप में नहीं सुखाया जाता था, इन्हें भट्टों में गर्म किया जाता था और फिर पकाया जाता था। तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ईंटों की जो जुड़ाई है वो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में की जाती थी। किस तरह से जोड़ा जाएगा इसकी भी एक, सभी मकानों में इसी तरह से जोड़ा जाता था। काफ़ी मोटी मोटी दीवारें होती थी और इनमें ईंटों की संख्या बहुत होती थी। ये जो ईंटों का आकार है, अब ईंटों का आकार भी किस तरह से होता है, 4:2:1 के अनुपात में होता था। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किस तरह की होती थी, ये एक समान अनुपात जो है सभी जगह पाया जाता था। और ये विशेषता है कि कोनों में जो है एल आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब ईंटों को किस तरह से जोड़ा जाता था, अगर घर बने हुए हैं तो गारे से जोड़ा जाता था। मतलब ईंटों को प्रायः गीली मिट्टी या गारे से जोड़ा जाता था। लेकिन नालियों में किस तरह से जुड़ाई की जाती थी, नालियों की जुड़ाई जिप्सम से की जाती थी। सड़क जो है 3 अंकों में पूछा जा सकता है, या फिर इसे नगरीय विशेषताओं में भी 1 पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि जो सड़क है वो चेस बोर्ड की तरह व्यवस्थित रहती थी। चेस बोर्ड किस तरह से, इस तरह से जो है ये व्यवस्थित रहती थी, जो एक दूसरे को परस्पर समकोण पर काटती थी। यहाँ पे चेस बोर्ड की तरह होती थी और परस्पर समकोण पर काटती थी। ये आपको लिखना ही होगा। मुख्य सड़क, जो बड़ी सड़क होती थी, इस तरह से जो बड़ी सड़क होती थी वो 66 फीट की होती थी, जबकि जो गलियों से आती हुई सड़कें रहती थी, छोटी छोटी गलियाँ जो होती थी, वो 33 फीट की होती थी। इसकी चौड़ाई भी अगर आपको वहाँ पे याद रहता तो लिखना चाहिए। ये जो सड़क है ये मोर्टार से नहीं बनी होती थी, ना ही डामर से। ये जो सड़कें होती थी प्रायः कच्ची होती थी। लेकिन कालीबंगा में जो है वो पक्की सड़क थी। पक्की सड़क थी मतलब कि नीचे ईंटें बिछाई गई थी और यहाँ पर गारा इस तरह से बिछाया गया था, तो वो पक्की हो गई थी। तो अपवाद में आप कालीबंगा लिख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है जल निकासी प्रणाली, या फिर आप इसे नालियाँ भी लिख सकते हैं। अब वहाँ की नालियाँ किस तरह से होती थी, जो नालियाँ हैं वो ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित होती थी। ग्रिड पद्धति मतलब कि जालीनुमा। और नालियाँ बनी हैं तो उन्हें ढकने के लिए पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अब नालियों की जुड़ाई भी होगी तो उसमें प्लास्टर, सीमेंट, चूने, मिट्टी का प्रयोग किया जाएगा ताकि पानी नीचे ना रिसे, गंदा पानी जो है नीचे ना रिसे। और नालियों को किस तरह से जोड़ा जाता था, तो बड़ी नालियों को छोटी नालियों से जोड़ा जाता था, ढलान में जोड़ा जाता था। अब इसे किस तरह से लिखना है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सड़कों के किनारे ग्रिड पद्धति पर नाली की व्यवस्था थी। अगर यहाँ पर सड़क है तो ये अगर मेन सड़क है तो इसी के पास में जो है ढलान में नालियाँ बनी होती थी, जो कि पत्थरों से ढकी रहती थी या ईंटों से ढकी रहती थी। तो सड़कों के किनारे ग्रिड पद्धति पर नाली की व्यवस्था थी, जिसमें कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए जगह जगह पर ढक्कनयुक्त मेन होल बनते थे। इसमें ग्रिड पद्धति और मेन होल, ढक्कनयुक्त मेन होल, ये आपको लिखना चाहिए। जैसे आज की व्यवस्था रहती है कि चौराहे चौराहे पर ढक्कनयुक्त मेन होल बनाए जाते हैं, यहाँ से पूरा पानी बहकर आता है, यहाँ से पूरा पानी बहकर आता है, तो यहाँ पे ढक्कनयुक्त मेन होल बने रहते थे। उसी तरह से अब हम आज की नालियों को भी ईंट पत्थर से या फर्शी से ढक देते हैं, तो उसी तरह से उस समय भी ईंट पत्थर से ढका जाता था। जुड़ाई में हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, उस समय प्लास्टर, जिप्सम, चूने, मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। वैसे देखा जाए तो सीमेंट, जिप्सम, प्लास्टर, चूने इन सब के मिश्रण से ही बनती है, तो वो भी इसका प्रयोग करना जानते थे। जो छोटी छोटी नालियाँ हैं वो बड़ी नालियों में आके मिल जाती थी, जैसा कि आज के समय होता है कि हमारे घर की छोटी छोटी नालियाँ बड़े बड़े नालों में जाकर मिल जाती है। और उसी तरह से जिससे घरों सड़कों का गंदा पानी नगर के बाहर निकाल दिया जाता था आज की ही तरह। तो ये हमको लिखना रहेगा। ये 5 अंकों में पूछा जा सकता है। अगर बृहत स्नानागार पूछा जा सकता है तो जल निकासी प्रणाली, नालियाँ नहीं लिखेंगे वो, लेकिन जल निकासी प्रणाली जो है ये लिखकर दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है सफाई और रोशनी। सफाई किस तरह से रखते थे और रात के समय जब अंधेरा हो जाता था तो रोशनी किस तरह से रखते थे, वो इसे बताया गया है कि नगर के कचरे को सड़कों के किनारे, कहाँ पर, सड़कों के किनारे जमा करने के लिए
बड़े बड़े बर्तन रखे जाते थे और नगरों में जो रोशनी की व्यवस्था के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर दीप स्तंभों की व्यवस्था की जाती थी। उस समय लाइट नहीं होती थी, तो इस तरह से दीप स्तंभ जो है लगाए जाते थे और इसमें आग प्रज्वलित होती थी। तो अगर हर थोड़ी थोड़ी दूरी में इस तरह से नगरों में अगर व्यवस्था की जाती थी तो वहाँ पर उजाला रहता था। ये एक पॉइंट मेरे द्वारा अलग से लिखा गया है कि अगर आप इन सभी में से अगर 11 मार्कर में आता है, अगर कोई पॉइंट भूल जाते हैं तो आप इसे भी लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के घरों के जो दरवाजे और खिड़कियाँ थी वो प्रायः मुख्य सड़क की ओर ना खुलते हुए गलियों की ओर खुलती थी। अगर ये मेन रोड जा रहा है तो यहाँ पे घरों की दीवारें होती थी और इसके पीछे छोटी छोटी गली होती थी, यहाँ पर जो इनके दरवाजे और खिड़कियाँ खुला करती थी। लेकिन अपवाद क्या है? लोथल, क्योंकि लोथल क्या है, एक प्रमुख बंदरगाह नगर था। लोथल में अगर वो बंदरगाह है तो वहाँ पर जो आवाजाही ज़्यादा होगी और वहाँ पर जो सामान है वो लाएंगे तो मुख्य सड़क मार्ग से ही लाया जाएगा। तो वहाँ पर जो गलियों के जो मुख्य दरवाजे होते थे वो सड़कों की ओर ही खुलते थे। खिड़कियों का मेन ये है कि खिड़कियाँ हर जगह नहीं पाई गई है, खिड़कियों के साक्ष्य केवल मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त किए गए हैं। अब अगला पॉइंट हमारे पास में है कुएँ। कुएँ में आपको लिखना चाहिए किस तरह के कुएँ होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में प्रायः सभी घरों में कुएँ होते थे जिनकी चौड़ाई जो है 2 से 7 फुट तक होती थी। इनका जो आकार है अंडाकार होता था, आज की ही तरह अंडाकार होता था। इनके मुंह के चारों ओर दीवार बनी होती थी, आज की ही तरह दीवार बनी होती थी। ये जो दीवार है ये ईंटों की बनी होती थी, ईंटें जो है पक्की होती थी। साथ में आज की तरह ही नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी लगी होती थी। अब इतना लिखने के बाद में अगर 11 अंकी प्रश्न आता है तो उसका आपको निष्कर्ष भी लिखना चाहिए कि आप इतने सारे पॉइंट्स लिखे, लास्ट में एक लाइन जो बहुत ही अच्छी लिखी होनी चाहिए। उसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नियोजन है ये वर्तमान भारत की स्मार्ट सिटी योजना के समान ही है, ये समान ही आदर्श प्रस्तुत करता है। अगले जो 5 अंकीय प्रश्न हैं वो इस प्रकार है। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो, जो कि इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया था और एक बार और पूछा गया है बृहत स्नानागार। तो ये सभी जो है विशिष्ट भवन हैं। अब जब मोहनजोदड़ो पूछा जा सकता है तो इसके जैसे ही और भी भवन हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि विशाल अन्नागार जो कि हड़प्पा में है, ये 5 अंकों में पूछा जा सकता है। गोदीवाड़ा जो कि लोथल में है, 5 अंकों में पूछा जा सकता है। विशाल जलाशय धोलावीरा में जो है ये 3 अंकों और 5 अंकों में दोनों में पूछा जा सकता है। गोलाकार चबूतरे जो कि हड़प्पा में है, वो 3 अंकों में और 5 अंकों में दोनों में पूछा जा सकता है। श्रमजीवियों के निवास स्थान जो कि हड़प्पा में स्थित है, 3 अंकों और 5 अंकों में दोनों में पूछा जा सकता है। वैसे ये जो है 3 अंकों में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। विशाल स्टेडियम जो कि धोलावीरा में है, 5 अंकों में पूछा जा सकता है। नेम प्लेट, साइन बोर्ड, सूचना पटल, ये एक ही नाम है, मतलब इन तीनों में से कोई सा भी जो कीवर्ड है वो यूज़ कर सकता है, जो कि धोलावीरा में है। 3 अंकों और 5 अंकों में दोनों में पूछा जा सकता है। अगला जो है वो है राजकीय भवन सभागार, ये मोहनजोदड़ो में है और ये 3 अंकों और 5 अंकों में दोनों में पूछा जा सकता है। तो आपने यहाँ पे जल निकासी प्रणाली जो कि 5 अंकों में नोट की थी, उसका ही अगला प्रश्न आप नोट कीजिएगा जो कि विशिष्ट भवन से मिलकर रहेगा। ये जो विशिष्ट भवन है ये 11 अंकों में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा में स्थित विशिष्ट भवनों की व्याख्या कीजिए। तो आपको ये सभी विशिष्ट भवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो है इनको आपको 2 2 3 3 लाइन में लिखना रहेगा। और 5 अंकों में ये हर एक जो दिया गया है विशिष्ट भवन ये पूछा जा सकता है। तो चलिए आइए इसे डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि हड़प्पाकालीन प्राप्त विशिष्ट भवनों का उल्लेख करें। 11 अंकों में आता है तो आपको सभी विशिष्ट भवनों का उल्लेख करना है। और अगर विशिष्ट भवनों में से किसी एक विशेष का पूछते हैं तो वो 5 अंकों में पूछा जाएगा, तो आपको उसमें लिखना है। 3 अंकों में लिखा जाता है तो उसी तरह से उसे लिखना होगा। जैसे कि बृहत स्नानागार लिखा रहता है तो आपको क्या लिखना होगा? बृहत स्नानागार ये मोहनजोदड़ो में पाया गया है। अब इसका आप एक छोटा सा डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या था, लंबाई चौड़ाई क्या थी, गहराई क्या थी इस कुंड की। साथ में यहाँ पे उत्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। पास में ये जो कमरे बने हुए हैं ये कपड़े बदलने हेतु कमरे होते थे।
इसके उत्तर पश्चिम दिशा में एक कुआं होता था जहाँ से लेकर जल यहाँ पे भरा जाता था। अब जल निकासी किस तरह से होती थी, इसके लिए यहाँ पे नाली बनी हुई थी। उत्तर ही दिशा में पुरोहितों के आवास के साक्ष्य मिले हैं, तो इसलिए इसे विशाल महास्नानागार कहा है। इसका डायग्राम इस तरह से आप छोटा सा बना सकते हैं। 5 अंकों में आपको जब इस बार इस परीक्षा में पूछा गया था तो इस तरह से लिखना था। अब क्या लिखना होता है इसमें कि इसका क्षेत्रफल कितना था। इसका क्षेत्रफल था 54 गुणित 32 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर इसलिए क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा होगा, तो वर्ग मीटर ही लिखना होगा, मीटर नहीं। जबकि इसके भीतर तैरने के लिए जो क्षेत्रफल है, ये तो इसका आसपास का क्षेत्रफल है, इसके भीतर तैरने के लिए कितना क्षेत्रफल था कुंड में, 11.88 मीटर लंबाई थी, 7.01 मीटर चौड़ाई थी और 2.43 मीटर गहरा था। ये इसका हमने क्षेत्रफल बताया पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है कि इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी और बगल में कपड़े बदलने के लिए भी कमरे बने हुए थे। ये 2 पॉइंट हो गए। अगला थर्ड पॉइंट है कि इसमें जो फर्श है वो किस तरह से बनाया गया था। जो फर्श है वो पक्की ईंटों का बना था। फर्श तथा दीवारों की जो जुड़ाई है वो जिप्सम से की गई थी। पूरा पक्का था ताकि पानी इधर से उधर ना रिस पाए। अगला पॉइंट है, इसमें पानी भरने के लिए बगल में ही कुआं निर्मित था, जबकि इससे पानी बाहर निकालने हेतु दक्षिण पश्चिम कोने पर एक नाली निर्मित थी। अब एक इतिहासकार का हमें नाम लिखना चाहिए जो कि जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ये प्री का फैक्ट है। और प्री का फैक्ट एक ये भी था कि बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। अगला जो टॉपिक है वो है गोदीवाड़ा, जिसे डाक यार्ड भी कहा जाता है। अगर बृहत स्नानागार पूछा जा चुका है तो अगली बार गोदीवाड़ा पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जो गोदीवाड़ा डाक यार्ड है कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो लोथल में स्थित है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। तो लोथल स्थित गोदीवाड़ा विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह है। ये एक बंदरगाह नगर था। अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, इसकी लंबाई 216 मीटर और चौड़ाई 37 मीटर चौड़ा था। ये एक नहर के द्वारा भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था और इसके माध्यम से विदेशों से सामान का आयात व निर्यात किया जाता था। इसके पास में ही गोदाम एक निर्मित था जहां विदेशी व्यापार अस्थायी तौर पर अपना माल रखते थे। ये गोदाम आज की तरह गोदाम नहीं है जहां पर सामान रखा जाता था अस्थायी तौर पर। मतलब अगर सामान नाव पर चढ़ाना है तो सिर्फ वहाँ पर लाकर अस्थायी तौर पर रखा जाता था, फिर वहाँ से सामान का आयात निर्यात होता था। ये कहाँ पर है, भोगवा नदी पर। अगला 3 अंकीय प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में स्थित 3 बंदरगाह नगरों के नाम बताइए। तो लोथल, रंगपुर, प्रभास पाटन हड़प्पा सभ्यता में स्थित 3 प्रमुख बंदरगाह नगर हैं। इस तरह से आपको लिखना चाहिए। ये जो प्रश्न है ये 3 अंकीय है। आपको जैसे कि मेरे द्वारा कहा गया था कि हम साथ ही साथ 3 अंकीय, 5 अंकीय और 11 अंकीय अगर होता है तो बताया जाएगा। अगला टॉपिक है विशाल अन्नागार। जो विशाल अन्नागार है ये हड़प्पा में स्थित था। अब ये अन्नागार है ये किस तरह से बना था कि हड़प्पा के बाईं, ये जो स्थल है इसमें बाईं ओर विशाल अन्नागार जो है इसमें बाईं ओर जो है 6-6 की पंक्ति में कुल 12 कमरे यहाँ पे बने हुए थे। ये 12 कमरों का अन्नागार है। अब अन्नागार के आप इधर देखे जाएं आगे की दिशा में, मतलब दक्षिण की दिशा में 8 वृत्ताकार चबूतरे बने हुए थे। अभी चबूतरे किस काम में आते थे, गेहूँ पीसने के। तो इसमें गेहूँ और जौ के साक्ष्य भी मिले हैं। अगर ये जो है ये भी एक गोला वृत्ताकार चबूतरे अगर आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना चाहिए। और इसी के आगे 15 श्रमिकों के आवास स्थान मिले हैं। तो श्रमिकों के स्थान भी पास में बने थे। तो इस तरह की व्यवस्था थी विशाल अन्नागार की। यहाँ पे अन्न एकत्रित होता है, यहाँ पे पीसा जाता है और यहाँ पे श्रमिकों के आवास है। अब इसे किस तरह से लिखा जाता है आइए डिस्कस करते हैं। अन्नागार को भंडारगार कह के भी
संबोधित किया जा सकता है। तो दोनों में से जो भी आए आपको लिखना यही है कि ये जो अन्नागार है ये ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर बने विशाल अन्नागार थे, जो कि 6-6 की 2 पंक्तियों में बने हुए थे, मतलब ऊंचाई पे बने हुए थे। प्रत्येक अन्नागार 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़े थे। लंबाई और चौड़ाई बताई गई है। अनुमानतः अनुमान लगाया गया है। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर देखकर सिर्फ पुरातत्वविदों द्वारा अनुमान ही लगाया गया है, तो हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि नहीं यही हुआ होगा, ये नहीं लिख सकते हैं। तो हमें संभवतः, अनुमानतः ऐसे शब्द जोड़ने चाहिए। तो अनुमानतः ये भंडारगार राजकीय थे, मतलब जब कृषि अधिशेष हो जाता है, ज़्यादा अन्न उपज जाता है, तो उसे राजकीय संरक्षण में ले लिया जाता था। पहले भी ऐसे ही होता होगा। तो अनुमानतः ये भंडारगार राजकीय थे, जहाँ राज्य का अन्न आदि इकट्ठा होगा और आवश्यकतानुसार जनता में वितरित होता होगा। हमें 3 पॉइंट ऐसे लिखने चाहिए। अगला है गोलाकार चबूतरे, जैसे कि पिछले डायग्राम में मेरे द्वारा बताया गया था। गोलाकार चबूतरे बीच में बने हुए थे। अब तो ये हड़प्पा के जो भंडारगृह, यहाँ पर जो पंक्तियों में बने हुए थे, 6-6 की पंक्ति में 2 पंक्तियाँ बनी हुई थी, तो अन्नागार बने हुए थे, 12 कमरे थे। तो हड़प्पा के भंडारगृह से लगभग 100 गज के दक्षिण में यहाँ पे अन्नागार बने थे। तो इसी के दक्षिण में ईंटों से बने हुए 18 गोलाकार चबूतरे मिले हैं। हमें ये संख्या याद रखनी चाहिए। अगर गोलाकार चबूतरे हैं तो अगर 18 गोलाकार चबूतरे लिख देते हैं तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि हाँ, बच्चे ने पढ़ा है और जो आगे भी लिखा होगा तो सही लिखा होगा। अगला पॉइंट है, प्रत्येक चबूतरे का व्यास लगभग 11 फीट था। अब चबूतरा बना हुआ है ऊपर, तो इसका व्यास कितना था? 11 फीट था। संभवतः ये चबूतरे अन्न पीसने के काम आते होंगे। अभी भी आपने आटा पीसने की चक्की देखी होगी, ऐसे ही अन्न पीसने के, आटा पीसने के जो ये चबूतरे ऊपर की ओर बने रहते थे, क्योंकि यहाँ से गेहूँ व जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, श्रमजीवियों का निवास स्थान। ये कहाँ पर पाया गया है? ये भी हड़प्पा में था। हड़प्पा में तीनों स्थल एक साथ में हैं। पहले अन्नागार, उसके दक्षिण में गोलाकार चबूतरे, उसके दक्षिण में श्रमजीवियों का निवास स्थान। श्रमजीवियों का मतलब कि काम करने वाले लोगों का स्थान भी वहीं था। आके वहीं पर आप अन्न पीस सकते हैं। और अन्न कहाँ से ले सकते हैं? वहाँ पे जो अन्नागार थे वहीं से ले सकते थे। तो इसके बारे में क्या लिखना है कि गोलाकार चबूतरे के दक्षिण में, मतलब कि जो इसके पहले बताया था उसके दक्षिण में 15 श्रमिक आवास मिले हैं। तो ये 15 संख्या जो है हमें याद रखनी होगी कि कितने श्रमिक आवास हैं। तो 15 श्रमिक आवास के अवशेष मिले हैं, जिनके भीतर 2 कमरे होते थे। अगर ये श्रमिक आवास हैं 15, तो इनके पीछे 2 कमरे होते थे। प्रत्येक भवन में लगभग 56 फीट लंबा तथा 24 फीट चौड़ा होता था। एक भवन मतलब एक ये जो मकान बना होता था, इस ये कितना फीट लंबा और कितना फीट चौड़ा होता था? 56 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा होता था। अगला जो पॉइंट है वो है विशाल जलाशय। विशाल जलाशय की राशि जो है धोलावीरा से मिली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। विशाल जलाशय धोलावीरा की विशेषता थी और ये हड़प्पा सभ्यता की भी विशेषता थी। तो ये जो है बहुत ही मुख्य पॉइंट है, तो इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो विशाल जलाशय धोलावीरा में जो है उसमें क्या लिखना चाहिए कि गुजरात में धोलावीरा से 2 विशाल जलाशयों के अवशेष मिले हैं। एक ही विशाल जलाशय नहीं मिला है, 2 मिले हैं। दूसरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो शिलाओं को काट कर बनाया गया है, तो शिलाओं वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो लिखना क्या होता है, देखिए, इसमें से एक जलाशय जो पहला जलाशय है वहाँ पर जो धोलावीरा में दुर्ग था उसके पश्चिम में बना हुआ था, जो 70 मीटर लंबा, जो लंबाई बताई गई विशाल जलाशय की है कि 70 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा और गहरा कितना था? 7.5 मीटर गहरा था। इसमें उतरने के लिए कितनी सीढ़ियाँ थी? 31 सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जिस तरह से हमने बृहत स्नानागार में डिटेल से लिखा था, उसी तरह से हम इसे डिटेल से डायग्राम भी बना सकते हैं और साथ में इसी तरह से हमें लिखना होगा कि कितनी सीढ़ियाँ थी। तो ये विशेषता है कि कितनी सीढ़ियाँ ही थी, इतना मीटर लंबा, चौड़ा और गहरा था। दुर्ग के पश्चिम में बना था। एक विशाल नहीं, 2 विशाल जलाशय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो दूसरा जलाशय था वो दुर्ग के दक्षिण में था। एक कहाँ था? एक पश्चिम में था और दूसरा कहाँ है?
दक्षिण में है। तो ये शिलाओं को काटकर बनाया गया था, ये इसकी विशेषता है। अगला पॉइंट है विशाल स्टेडियम या फिर खेल का मैदान धोलावीरा। इस तरह से भी लिखा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। विशाल स्टेडियम आ सकता है, ये मुख्य प्रश्न है जो कि 3 अंकों में पूछा जा सकता है, 5 अंक में नहीं पूछा जाएगा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि कहाँ पर पाया गया है। तो गुजरात के धोलावीरा में पाया गया है। एक विशाल स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। अब इसका आकार क्या था, ये 283 मीटर पूर्व पश्चिम में व 46 मीटर उत्तर दक्षिण में है। इसकी जो दिशा है वो यहाँ पे बताई गई है कि किस दिशा में था, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में था। अब इसके चारों ओर जिस तरह से आज के स्टेडियम किस तरह से बना रहता है कि बीच में आप खेल सकते हैं और आसपास दर्शक बैठे रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी मिला है कि इसके चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए सोपान मतलब कि ऊपर नीचे जो सीढ़ियाँ रहती है जिगजैग पैटर्न में, वो सोपान कहते हैं उसे। तो सोपान बने हुए हैं और समारोह स्थल लगभग 12 मीटर चौड़ा है। ये जो समारोह स्थल है ये कितना मीटर चौड़ा है, 12 मीटर चौड़ा है। तो इस तरह से हमें लिखना है। अब प्री का फैक्ट क्या बनता है कि विशाल स्टेडियम के साक्षी कहाँ से मिले हैं, तो वो धोलावीरा से मिले हैं। अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि विशाल जलाशय राशि कहाँ से मिली है, धोलावीरा से मिली है। श्रमजीवियों का निवास स्थान कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है। गोलाकार चबूतरे कहाँ पे पाए गए हैं, हड़प्पा में पाए गए हैं। और बृहद स्नानागार कहाँ पर पाया गया है, मोहनजोदड़ो में पाया गया है। विशाल अन्नागार कहाँ पे पाया गया है, हड़प्पा में। गोदीवाड़ा लोथल में। इसी तरह से जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट है नेम प्लेट। नेम प्लेट को सूचना पटल भी लिखा रह सकता है या फिर सूचना पट्टी, इस तरह से भी लिखा रहता है। तो आपको ये डायग्राम याद कर लेना चाहिए। इसमें यहाँ पे चक्र बने रहते हैं, 4 बार ये चक्र बने हुए हैं। ये भाव चित्रात्मक लिपि है जिसे ब्राउस्ट्रोफेडेन कहा जाता है। ये पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक, लेकिन इसका मुख्यतः मतलब ये निकाला जाता है कि आपका स्वागत है, इस तरह से महाद्वार पे लिखा होगा। अब प्री का फैक्ट क्या बनता है कि सूचना पटल कहाँ पर पाया गया है, तो गुजरात के धोलावीरा पर मिला है। और कितने अक्षरों से निर्मित है, तो 10 अक्षरों से निर्मित है। तो ये आपको एक सूचना पटल इस तरह से बना लेना चाहिए, इसे याद कर लेना चाहिए। अगर पाइप मार्कर में आता है तो आप इसे बनाकर और उसके 2-3 पॉइंट लिख देते हैं तो, और थोड़ा लिपि के बारे में बता देते हैं तो भी कंप्लीट हो जाएगा। और नहीं तो 3 अंकीय प्रश्न में पूछा जाना चाहिए। तो 3 अंकीय प्रश्न में किस तरह से पूछा जाएगा कि नेम प्लेट, सूचना पटल या सूचना पट्टी। अब इसमें क्या लिखना है कि गुजरात के धोलावीरा के महाद्वार पर 10 अक्षरों से लिखा हुआ एक सूचना पटल प्राप्त हुआ है। संभवतः इसका मतलब आपका स्वागत हो, ऐसा लिखा होगा, मतलब रहा होगा। तो ये आपको इतना डिटेली लिखना चाहिए। इसके अलावा और कुछ पॉइंट इसमें बनता नहीं है। मोहनजोदड़ो में एक और विशेष भवन है जो कि राजकीय भवन या फिर सभागार, इस तरह से लिखा रहता है। अगर 3 अंकीय प्रश्न में आता है सभागार, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है, वो मोहनजोदड़ो का ही सभागार के बारे में पूछा गया है। तो इसमें हमें क्या लिखना चाहिए कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि 230 फीट लंबा है, 75 मीटर चौड़ा है और इसके भीतर 33 फीट लंबा व 33 फीट चौड़ा आंगन था। मतलब कि वो मुख्यतः बैठने के काम आता था। 33 फीट लंबा, 33 फीट चौड़ा, वर्गाकार आकार में। स्टुअर्ट पिगट, ये जो स्टुअर्ट पिगट है ये इतिहासकार हैं। इनका नाम लिखने से ये रहता है कि मैं नहीं बता रहा हूँ, स्टुअर्ट पिगट का मत है। तो ये आपको इस तरह से मत देने चाहिए कि इतिहासकारों का क्या मत था। तो आपको ऐसा लिखना चाहिए कि पुरोहितों का उनका मत था, स्टुअर्ट पिगट का मत था कि यह पुरोहितों का आवास स्थान था। तथा मेके एक और इतिहासकार हैं जिनके अनुसार इस विशाल भवन में शायद नगर के राज्यपाल निवास करते होंगे। मतलब अगर मेके का कहना अगर सही रहता है तो ये एक राजकीय भवन था, या तो फिर अगर स्टुअर्ट पिगट का मत सही है तो ये सभागार था या पुरोहितों का आवास स्थान था। लेकिन उसकी वो बना किस तरह से है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से, इतना लंबा चौड़ा और अंदर से 33 फीट लंबा चौड़ा में था। तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए। अब प्री का फैक्ट क्या बनता है कि सूचना पटल की जानकारी हमें कहाँ से मिली है, तो धोलावीरा से मिली है। और सभागार के साक्षी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। विशाल स्टेडियम के साक्षी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं।
तो दोस्तों, आज मेरे द्वारा ये सभी प्रश्न डिस्कस किए गए हैं, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न 8 हैं, लघुत्तरीय प्रश्न 17 हैं और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 2 हैं। अति लघुत्तरीय 8 प्रश्न जो स्टार्टिंग में मेरे द्वारा किए गए थे, ये लघुत्तरीय प्रश्न 17 करवाए गए हैं, जो कि 8 ये और बाकी ये सभी 5 मार्कर ही थे। 11 मार्कर में 2 प्रश्न करवाए गए हैं। कौन कौन से? नगर नियोजन कह लो या फिर नगरीय विशेषता कह लो, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, तो इसे एक ही में काउंट करेंगे। 11 अंक की प्रश्न एक ये, और विशिष्ट भवन अगर 11 अंक में आता है तो 2, इस तरह से 2 प्रश्न करवाए गए हैं। अब मेरे द्वारा 3 मार्कर जो प्रश्न हैं वो 60 प्लस करवाने की बात कही गई है, तो इतने प्रश्न हैं मेरे पास में, मेरे द्वारा करवाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 45 प्लस जो है 5 मार्कर करवाए जाएंगे, और 20 प्लस क्वेश्चन जो है 11 मार्कर में करवाए जाएंगे। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि बाकी हैं, जैसे कि सनोली सभ्यता, ये पूछा जा सकता है क्योंकि बालाथल संस्कृति पूछा गया है। सारगोन का अभिलेख, ये पूछा जा सकता है जो कि 3 अंकों में रहेगा। अगर 3 अंक की प्रश्न आप अच्छे से लिख देते हैं तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि 5 मार्कर में या 11 मार्कर में अच्छे खासे फैक्ट आपने लिखे होंगे, इसलिए आपका 3 मार्कर जो है अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। साथ ही हम हर यूपिया और मेलुहा, ये शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कब इस्तेमाल करते हैं, ये मेरे द्वारा बताया जाएगा। साथ में काफ़ी सारी संस्कृति है जो हड़प्पा सभ्यता अगर है तो उसके साथ में अलग से कुछ संस्कृति है, उनके नाम पूछे जाते हैं, जैसे कि गग्गर हाकरा सभ्यता, इसी के बारे में बताइए क्या है। जॉर्वे संस्कृति, झुकर झाकर संस्कृति, माउंट एबी क्या है, और RH37 क्या है, कब्रिस्तान जो 37 था, अगर इतना सा कीवर्ड आता है तो आप उसमें क्या लिखेंगे, और अगर समाधि H आती है तो आप क्या लिखेंगे। और अगर 5 मार्कर में बृहद स्नानागार आ सकता है तो पशुपति शिव की महुर भी जो है ये 5 मार्कर में आ सकती है। साथ ही अभी जो मेन आता है 3 अंकों में, हड़प्पा सभ्यता के स्थल, उसे किस तरह से आप याद रख सकते हैं। सबसे टफेस्ट पार्ट वही है कि आप उसे किस तरह से नोट कर सकते हैं, तो वो भी मेरे द्वारा अच्छे से समझाया जाएगा डायग्राम के थ्रू, ताकि आप आसानी से याद कर लें। मेरे द्वारा कोशिश ये की जाएगी कि आसान भाषा में समझाया जाए। आज जो इतने सारे क्वेश्चंस हमने लगभग 1 घंटे में कवर किए हैं, ये अगर आप किसी भी कोचिंग संस्थान में आप एडमिशन लेते तो यही क्वेश्चन कंप्लीट करवाने में लगभग वो 1 वीक ले लेते। ये इसलिए इतनी जल्दी कवर हो चुका है क्योंकि सब कुछ पहले से लिखित था, सब कुछ समझा हुआ था मेरे द्वारा, सिर्फ मुझे पढ़ के बताना था, और कुछ जो बीच में मुझे ऐसा लगा कि समझाना चाहिए तो वो मैंने समझाया है। तो आप इसे ऐसा मत सोचिएगा कि इतना हमें मिल गया तो इसमें हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको काफ़ी और पढ़ना होगा। मेरे द्वारा डिटेल में बताने के बाद में भी आपको कम से कम, ये जो पूरी लैंग्वेज है इसमें एक भी शब्द जो है मेरे द्वारा मन से नहीं लिखा गया है, ये पूरा NCERT बेस्ड है। या तो फिर घटना चक्र में जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ PSC के क्वेश्चन, राजस्थान PSC के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है MP PSC में भी रिपीट होते हैं। अगर राजस्थान PSC में एग्ज़ाम हुई है और अगर उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है जो कि विशेष महत्व रखता है, तो उसे हमारी अगली PSC में किसी न किसी रूप में शब्दों का हेर फेर करके पूछा जाता है। तो इसी तरह से हमें राजस्थान PSC, छत्तीसगढ़ PSC जो है, इनके क्वेश्चंस भी करने चाहिए, जो कि मेरे द्वारा इसी में नोट किए गए हैं। और जो नोट्स की लैंग्वेज है ये ऑथेंटिक है, मतलब NCERT बेस्ड है, घटना चक्र का लिखा हुआ है, और ऑथेंटिक सोर्स जो भी है कोचिंग्स के वो लिए गए हैं। लेकिन मेरे द्वारा यही कोशिश की गई है कि मैं कम समय में कैसे याद करूँ, तो मेरे पास पहले से प्रिपेयर्ड मटेरियल होना चाहिए, तो मैंने नोट करके रखा है। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप वहाँ पर याद कर रहे हो और लिख रहे हैं। वहाँ पर तो ऐसा रहता है कि आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और आपको पूरी कॉपी में लिखना होता है। लिखना भी ऐसा नहीं होता है कि आप मन से लिख रहे हैं, उसमें जो पूछा है वही लिखना है, उन्हीं फैक्ट्स को लिखना है। अब फैक्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से लिखना होता है, ये मेरे द्वारा इस वीडियो में बताया गया है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं,
जो कीवर्ड्स मेरे द्वारा बार बार कहा गया है, इसका मतलब ये है कि उस लाइन में अगर आप कुछ भी वर्ड इधर उधर करते हैं, लेकिन उस कीवर्ड को आप लिखिए। अगर 3 से 4 लाइन बताई गई है और 3 से 4 लाइन में एक एक दो दो कीवर्ड बताए गए हैं, तो उसे आप 2 लाइन में समराइज़ कर सकते हैं, जैसा कि मेरे द्वारा बोल कर बताया गया था। तो आगे आने वाले वीडियो में भी मेरे द्वारा यही कोशिश की जाएगी, यही प्रयास रहेगा कि आपको डिटेल में समझाया जाए। अगर आप बड़ी बड़ी कोचिंग भी कर लेते हैं तो भी आपको ये मटेरियल इस तरह से लिखकर कि किस तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, किस तरह के प्री के पेड्स बनते हैं, ये नहीं बताया जाएगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।